हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम एक अहम गुफ्तगू एक अहम विषय पे चर्चा करने के लिए हम हाजिर हैं आपके सामने। हमारे बीच आज बात करने के लिए श्री जितेंद्र कुमार आए हुए हैं। वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो कई सालों से कई दशकों से वो सामाजिक इंसाफ और सामाजिक न्याय के मुद्दों के आसपास वो लेखनी करते रहे हैं। थोड़ा सा मैं जितेंद्र जी का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। जितेंद्र जी बहुत सारे अखबार में बहुत सारे मीडिया हाउसेस में उन्होंने काम किया है। खासकर उन्होंने नई दुनिया, दैनिक भास्कर और इसके अलावा उन्होंने दूरदर्शन के लिए भी उन्होंने काम किया है। और इसके साथ साथ उनको भाषा पे बहुत ही जबरदस्त पकड़ है और मैं खुद उनकी राइटिंग का एक बहुत बड़ा मुरीद हूं। और अगर आप लोग भी ये सीखना चाहें कि आसान लफ्जों में मुश्किल से मुश्किल बात कैसे कही जाती है तो आप जितेंद्र जी की राइटिंग्स को जरूर देखिए। अभी ये स्वतंत्र रूप से, जिसको हम कहते हैं पत्रकारिता के जमाने में फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, आजाद तौर पे ये लिखते हैं। बहुत सारे कॉलम इनके छपते हैं और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अरुंधति राय और सिद्धार्थ वदराजन जैसे जो बड़े राइटर हैं, जो अमूमन अंग्रेजी जुबान में लिखते हैं, उनकी रचना को आप तक जितेंद्र जी ही उसको ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाते हैं और आपको कभी महसूस नहीं होता कि ये जो राइटिंग है वो जितेंद्र जी की है या अरुंधति राय की नहीं है। तो मैंने इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज जितेंद्र जी को आप लोगों के सामने मैंने उनसे गुजारिश की कि आप आइए और समसामयिक जो मुद्दे हैं उस पर अपनी बात रखिए, अपनी जिंदगी के बारे में भी बताइए। और जब समसामयिक मुद्दों के बारे में जब बात होगी तो आपको भी मालूम है कि उसमें सामाजिक न्याय के सवाल, उसमें मीडिया का सवाल, उसमें हिंदुत्व का एक जबरदस्त उभार जो है, ये सारे सवाल, रोजी रोटी का सवाल, ये सवाल आएंगे ही। तो मैं आप सब लोगों के बिहाफ पे जितेंद्र जी को एक बार नमस्कार बोलता हूं। और जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका इस्तकबाल है इस फेसबुक लाइव में। और सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि पत्रकारिता में मुझे भी बहुत ही बचपन से रुझान था, मुझे भी बड़ी दिलचस्पी थी, तो आप पत्रकारिता में कैसे आए और आपने कलम के जरिए अपनी जिंदगी गुजारने का और श्रम करने का इरादा कैसे किया? जी जितेंद्र जी। और जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका इस्तकबाल है इस फेसबुक लाइव में। और सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे कि पत्रकारिता में मुझे भी बहुत ही बचपन से रुझान था, मुझे भी बड़ी दिलचस्पी थी, तो आप पत्रकारिता में कैसे आए और आपने कलम के जरिए अपनी जिंदगी गुजारने का और श्रम करने का इरादा कैसे किया? नमस्कार अभय, हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार है मैं हूँ। अभय जी, ये एक जिंदगी बहुत कुछ वो चेखव की कहानियों की तरह है मेरी जिंदगी कि संजोग, अगर आप चेखव की कहानियों को पढ़ें तो उसमें संजोग बहुत होता है कि कुछ चीजें संजोग से ऐसा हुआ और उसके बाद पूरी कहानी बदल जाती है। तो ये संजोग था कि जर्नलिज्म में आए, क्योंकि जब एक छोटी सी जगह से आप आते हैं तो एक समान युवा की तरह मेरी भी यही थी कि क्या क्या नहीं करना है ये पता था, लेकिन क्या करना है वो पता नहीं था। तो क्योंकि छोटी सी जगह से मैं आया था, मतलब बिहार के, और जब पटना कॉलेज में आया तो ढेर सारे लोगों से भेंट हुई, तो बहुत ही पढ़े लिखे थे और तरह तरह की बातें करते थे। तो जिंदगी में था कि एक यूपीएससी किया जाए, वो किया जाए, क्योंकि इससे इतर मैंने कुछ सोचा नहीं था। लेकिन उसी समय में जब पटना आया तो पता चला कि नहीं नहीं, वो जर्नलिज्म में बहुत काम है, जर्नलिज्म में फलाना को पढ़ो तो कितना। और बड़ी जिनकी मैं काफी इज्जत करता था और सुखद संजोग रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का भी अवसर मिला, अरविंद एन दास, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी थी। किताबें तो उनकी बहुत हैं, लेकिन जिन्होंने बेहतरीन किताब लिखी थी रिपब्लिक ऑफ बिहार। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थे उन दिनों, और टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते थे। और छोटा सा एक अलग तरह का, वहां तो डेजिग्नेशन इनका एडिटर रिसर्च करके था, लेकिन
वो कमेंट बहुत लिखते थे और बहुत ही ये वो दौर था जब अंग्रेजी नहीं आती थी मुझे, तो मैं उनके लिखे को डिक्शनरी लेके पढ़ता था और आधी बात समझ में आती थी या आधी से कम समझ में आती थी और आधी से ज्यादा समझ में नहीं आती थी। फिर मैं उसको दोहरा के, लेकिन थीम मोटा मोटी मुझे पता चलता था कि वो क्या लिख रहे हैं। तो ये वो दौर था और उसी बीच एक मेरी दोस्ती किसी से हुई और उन्होंने मुझे एक किताब दिया सलमान रश्दी की मिडनाइट शिफ्ट, और उन्होंने कहा कि इस किताब को पढ़ो, बहुत ही जोरदार किताब है और अगर पॉलिटिक्स को समझना हो तो मतलब बहुत ही मशहूर किताब है, इसको जरूर पढ़नी चाहिए। ये बात 88 की होगी और फिर मैं वो किताब लेके गया और फिर उसी तरह से जितनी एक्सरसाइज मैं वो अरविंद दास के लेखों को पढ़ने के लिए करता था, वो इसी तरह का एक्सरसाइज मैं वो मिडनाइट चिल्ड्रन को पढ़ने के लिए किया। और फाइनली जब मैं वो किताब उनको वापस किया अपने उस दोस्त को, तो उन्होंने पूछा कि कैसी लगी किताब। तो मैंने कहा ठीक नहीं है यार, मतलब वो तो पता नहीं क्यों इतना तारीफ कर रहे हो और क्या। हाँ, मेरी प्रतिक्रिया ये थी। एक्चुअली हुआ ये था कि वो किताब जितने बड़े फलक को लेके लिखी गई थी, उस समय तक मैं पढ़ा नहीं था इतना, मतलब उस समय तक मेरी जानकारी नहीं थी। तो इसलिए कई ऐसी बातें थी जो इतनी मेहनत के बाद की डिक्शनरी ले रहा हूँ तो खो गई वो बातें। तो फिर उसने कहा कि तुमको ये किताब पढ़नी चाहिए, तुमको ये किताब। और आपको आश्चर्य लगेगा कि उस 88 के अक्टूबर वगैरह में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मैं 12-13 किताबें पढ़ा। और जब वो किताब मैं पढ़ा तब मुझे लगा यार उसमें तो ऐसे कह रहा था वो और फिर ऐसे हो रहा है। अरे ये है कहानी। और एक किताब पढ़ने के लिए, समझने के लिए अगर 12 किताबें पढ़नी पड़ी, और उसके बाद जब मैं जून जुलाई अगले साल मतलब 89 में जब मैं वो फिर से उसको मिडनाइट चिल्ड्रन को पढ़ा, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया किताब है। तब तक संजोग से अंग्रेजी भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया था, अंग्रेजी भी समझ में आने लगी थी, वोकेबलरी मेरी थोड़ी बेहतर हो गई थी। तो ये शायद शुरुआती दौर था, मतलब एक किताब के लिए एक भूख, ज्ञान के लिए एक भूख, वो ये मतलब 88 का वो दौर था। और वो जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद इच्छा थी कि यूपीएससी किया जाए, तो उसके लिए भी मैंने कोशिश की, लेकिन मोटा मोटी डिसाइडेड था कि नहीं ये ठीक नहीं है, फलाना चीज ठीक नहीं है, फलाना चीज ठीक नहीं। लेकिन जर्नलिज्म ही करना है, वो मुझे लगता है कि शायद अरविंद दास और पी साईनाथ, इन दोनों ने मुझे इंस्पायर किया कुछ हद तक। अनिल चमड़िया, उनके लेखन को मैं बाद में पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही जोरदार चीज लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया है, मतलब ऐसे क्यों नहीं सोच सकते। तो फिर वो शायद उसके बाद मैं दिल्ली आया, फिर वो जेएनयू आईएमसी फलाना जर्नलिज्म किया, और आईएमसी से मतलब मोटा मोटी ये सेट हो गया कि अरविंद दास और पी साईनाथ के बीच में अगर इस तरह से कुछ जर्नलिज्म हो तो शायद ऐसा जर्नलिज्म मैं करना चाहूंगा। तो जर्नलिस्ट इस तरह से बना। और उसी समय में वो अरविंद मतलब दिलीप पडगांवकर ने मुझे अपने साथ काम करने का अवसर दिया, जहां अरविंद दास भी थे, ये लोग डायरेक्टर थे। तो मतलब एक कि जिनको आप एडमायर करते हैं उनके साथ आपको पहली नौकरी उनके साथ आपको लगी। तो ये वो दौर था कि जर्नलिज्म में आने का। और फिर उन लोगों की जो मीटिंग होती थी, एडिटोरियल मीटिंग होती थी आपका की, तो मैं बच्चा था, सबसे कम उम्र का था वहां पर, 20.5 साल का। और जब उनसे उन लोगों की बात सुनता था तो लगता था कि यार ये तो ये नई बात बता रहे। तो एक छोटी सी उम्र में जो आप इतने बड़े लोगों को और इतने पढ़े लिखे, बड़े माने पढ़े लिखे लोगों की जो बातें आप सुनते हैं, तो ये बहुत ही ये था कि एक एकाएक लेवल को। और फिर उसके बाद अरे ये सर कहाँ से वो, अच्छा वहां पर फर्स्ट नेम से पुकारना पड़ता था। तो दिलीप पडगांवकर को मैं दिलीप कहता था, क्योंकि सर कहता था तो नाराज हो जाते थे या कहते नहीं नहीं नहीं, नो 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 यू कैन नॉट से दैट। हाँ, तो लेकिन अरविंद दास के पास जब मैं जाता था तो उनको कहना चाहता था अरविंद, लेकिन मुंह से निकलता था सर। तो वहां ये नहीं टूटा, लेकिन
उन लोगों के संगत में जो रहा, उन लोगों से जो सुना, ये बहुत मुझे मदद किया, मतलब एक ज्ञान की तरह बढ़। तो ये शुरुआती दिन थे। सर एक चीज आपने नहीं बताई, आपका आबाई वतन यानी आप कहाँ से कहाँ पैदा हुए, किस जिले से आपका ताल्लुक है, और जो पढ़ाई आपने जो शुरू की तो पटना यूनिवर्सिटी, और आपके और शैक्षणिक इदारे कौन कौन से थे, उसे भी बता देते तो आपके बारे में जानकारी मिलती। वही देखिए, वो सब कुछ मैं बोला ना कि एक संजोग होता है, तो ये संजोग ही था सारा कुछ। हाँ, क्या आप भी साइंस की तैयारी करते थे? बहुत सारे पत्रकार लोग साइंस की तैयारी करते करते उसमें फेल हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि सोशल साइंस या हिंदी करे या अंग्रेजी करे। मतलब ये सुखद संजोग है कि मैं साइंस की तरफ नहीं गया। मतलब +2, मतलब 11वीं 12वीं आईएससी नहीं किया, आईए किया, लेकिन क्योंकि बचपन से ही ये बताया गया था कि सबसे पावरफुल नौकरी वो आईएएस की होती है। और जब आप बिहार में, मैं बार बार बिहार की बात कर रहा हूँ और ये शायद मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, लेकिन जब बिहार में आप होते हैं तो सब, या तो पावर आप दो जगह देखते हैं। सार्वजनिक रूप से आप जब जनरली देखते हैं तो आप देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में, और ब्यूरोक्रेसी में आईएएस होता है। उसके अलावा उसके नीचे सब होता है। और या आप जब कोई मंत्री संतरी को देखते हैं, लेकिन मंत्री संतरी का इतना भाव नहीं था मेरी नजर में, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था राजनीतिक कि उसमें मंत्री उंत्री लगता था कि नहीं, वो कोई बड़ी चीज नहीं, लगता था कि आईएएस होना बड़ी चीज है। तो नमी होते होते घर में जो स्थिति थी उसमें मैंने तय किया कि यूपीएससी ही देना है। यूपीएससी देने का क्या है कि एक बहुत पढ़ा लिखा बैकग्राउंड न होने के चलते हमारी समस्या ये थी कि लोग कोई ये गाइड करने वाले नहीं थे कि अगर +2 तुम करोगे साइंस, अगर तुम्हारा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस अच्छा रहेगा तो तुमको ग्रेजुएशन में मदद मिलेगी। तो लग रहा, उन्होंने कहा हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत बेहतर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में बहुत मार्क्स आते हैं। तो फिर लगा कि मैं साइंस क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना नहीं है, इंजीनियर बनना नहीं है, मुझे तो यूपीएससी देना है। तो इसलिए मैं +2 इंटर किया, मतलब +2 मैंने आर्ट्स में किया, आईए किया। और फिर उसके बाद कोई बढ़िया कॉलेज में पढ़ना है तो बढ़िया कॉलेज, मैंने सीएम कॉलेज गए, आर्ट्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, वही सोशियोलॉजी पढ़े। फिर उसके बाद पटना कॉलेज आ गए, तो पटना कॉलेज में भी वही सब किए। फिर लेकिन वही था कि यूपीएससी देना है, और उसके लिए मैंने काफी तैयारी भी की, यूपीएससी भी दी। लेकिन यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट तक लग गया था कि वो इतना ठीक नहीं है जितना कि पिछले मैं 8-10 वर्षों से सोचते आ रहा हूँ, इससे इतर भी कुछ करना चाहिए। तो इसके इतर ही वहां होते होते, और यहाँ दिल्ली आने के बाद तो तय हो गया कि नहीं, वो यूपीएससी नहीं, मतलब एक बार दे दिया तो ठीक है, अब उसके बाद नहीं, अब जर्नलिज्म ही ठीक है। आपको खुशी होगी कि मैं भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मैंने भी पढ़ाई की है 2005-6 में जी। तो एक तरह से मैं आपका जूनियर हो गया, और मैं भी 2 साल नौकरी की इंडियन एक्सप्रेस में। उसके बाद मुझे भी लगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद से जब यूनिवर्सिटी में आए, यहाँ हमने डिग्रियां हासिल की, तो मैंने पाया कि ज्यादा डिग्री के बोझ तले अब मुझे कोई कबूल करने के लिए या नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो एक चीज आप सर बताइए, जब मैं भी पत्रकारिता में आया तो मुझे ये लगता था, जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था तो वहां पे देखते जो जो इदारती पेज था, जो एडिटोरियल पेजेस थे, वहां पे मैं देखता था सी राजा मोहन बहुत ही सीरियस तरीके से कुछ लिख रहे हैं, या उस जमाने में पामेला फिलिपोज थी, या आपका इला पटनायक थी। तो मैं जब इन लोगों को देखता था तो मुझे भी लगता था कि क्यों नहीं हम और पढ़ें। लेकिन हुआ क्या कि पढ़ाई करने के बाद अब पत्रकारिता में आपकी कोई जगह नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है कि आजकल का जो पत्रकारिता है वहां पे पढ़ने लिखने के लिए या ज्ञान अर्जन करने के लिए, या जो लोग चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है और हाशिए पे धकेल दिया। ये एक दिन में नहीं हुआ है ऐसा। इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी, और कारपोरेट मीडिया जिसको हम आज बोलते हैं, मीडिया का कारपोरेटीकरण बहुत पहले हो गया था, लेकिन इतना विभत्स रूप में वो नहीं दिख रहा था, मतलब शुरुआती दौर में। क्योंकि
जब मैं भास्कर में वहां था, भास्कर में काम करता था तो एडिट पेज पर ही काम करता था। और वहां कई ऐसे लेख होते थे जो बहुत ही मीडियोकर टाइप के और बहुत ही खराब टाइप का लेख आता था। तो मैं जाते ही एडिटर को कहता था कि ये तो बहुत खराब लेख है। हाँ, तो एडिटर बोलते थे छोड़ दीजिए। लेकिन ये दौर धीरे धीरे खत्म हो गया, मतलब क्योंकि जो फलाना आदमी कोई भेज रहा है लेख, ऐसा नहीं था कि जब मैं वहाँ एडिट पेज में 99 से 2002 मतलब गुजरात दंगे के बाद तक मैं वहां था। और ऐसा नहीं था कि बीजेपी का दबाव नहीं होता था, बीजेपी वाले आते थे, दबाव डालते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कभी इस तरह के लेख छापने में वो इंटरफेयर नहीं करता था कि फलाने का लेख आ गया तो छापना ही पड़ेगा। तो उसमें ये था कि आ गया और एक चॉइस था कि आप उसको नहीं भी छाप सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है, मतलब उस समय में था कि अगर एक लेख छाप दिया तो बैलेंस करने के लिए एक दूसरा भी लेख छापा जाएगा, और वो बैलेंस काफी ज्यादा होता था एक्चुअली। कि अगर कोई ऐसा लेख लिख दिया तो उसमें जरूरत ये थी कि अगर कोई बीजेपी वाला इसको काउंटर करना चाह रहा है और बहुत खराब स्टैंडर्ड का है तो आप इसको नहीं छाप सकते थे। और मैं मतलब अपने जानिब कह सकता हूँ कि कम से कम 3-4 लेख आए उस गुजरात नरसंहार के समय कि जो काफी वाहियात थे और कॉमनल थे, और एक जाति विशेष को लेके टारगेट किया गया था। और उस लेख को हमने नहीं छापा, और उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं हमारे पास आई, ना मैनेजमेंट की तरफ से आई या ना बीजेपी की तरफ से कोई। हो सकता है एडिटर को कुछ कहा गया होगा, और एडिटर इस तरह के नहीं थे कि लेकिन होता क्या था, डायरेक्ट कोई आके नहीं कहता था सर। जितेंद्र जी, डायरेक्ट कोई आके नहीं कहता था। मैं भी काम करता था तो कोई ये नहीं कहते थे कि तुम्हें जाके इन्हीं के लिए काम करना। चीजें ऐसी प्लानिंग की जाती थी कि रिजल्ट वैसा ही आए, लेकिन कोई इसलिए नहीं कहता था कि ये खबर इस पार्टी के खिलाफ है इसलिए हम नहीं छाप रहे। वो कहेंगे एक खबर आ चुकी है, अभी उसका रेलेवेंस नहीं है। ऐसा मैं महसूस करता था जी। हाँ नहीं, वो ये जनरल न्यूज में, लेकिन एडिट पेज पर जब मैंने कई लेख रोके तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। और मतलब अगर एडिटर के ऊपर भी अगर कोई दबाव होता तो ये जरूर कहते कि नहीं इसको छाप दीजिए। तो शायद ये दबाव उस समय में 99 से 2000 के बीच इस तरह का नहीं था जो आज है। तो और ये नहीं कि बड़ी भलमनसाहट थी उस समय में, शायद वो कैरेक्टर इस तरह का नहीं था कि मतलब इस तरह की स्थिति नहीं पहुंची थी। और अभय जी, एक चीज को शायद हम भूल रहे हैं कि मतलब दो इरा है, दो काल है। वो वाजपेयी, आडवाणी, नेहरू के दौर में पले बड़े थे, उन्होंने गांधी नेहरू को देखा था, तो थोड़ा बहुत असर इन लोगों के ऊपर था। लेकिन ये मोदी, अमित शाह, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वाजपेयी के रिजीम में पले बढ़े, तो उसमें कोई नैतिक आवरण नहीं है। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। अब आज देखिए, आज के रोज एक मशहूर टीवी एंकर एक कोई बयान दिए हैं और कोई उनका शो चल रहा था, उसकी क्लिपिंग सोशल मीडिया पर चल रही थी। उन्होंने क्या कहा, जरा सोचिए कि 33 रुपए या 34 रुपए का पेट्रोल अगर 100 रुपए से बिकता है तो एक इसका ये भी पक्ष है कि आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि ये सारा पैसा राष्ट्र निर्माण में और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जाता है। तब उनसे श्रीमान जी से पूछिए, तो इससे तो बेहतर है कि आटे की जो कीमत है वो 30 रुपए या 25 रुपए किलो से उस आटे की कीमत 2000 रुपए किलो कर देनी चाहिए। उससे जो पैसा बनेगा वो राष्ट्र निर्माण के लिए चला जाएगा। तो मैं यही कह रहा था कि पत्रकार जब टीवी पे आके कुछ कह रहा है या कुछ लिख रहा है आज के दौर में, तो ये सोचता नहीं है कि इसके काउंटर में क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं। और ये भी जितेंद्र जी मैं देखता हूं कि कल कोई जवाबदेही हो सकती है मेरे से, इसका भी उनको डर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मन किया आज खालिस्तानी किसान हो गए तो आज ने खालिस्तानी कह दिया, कल आप बड़ी बेशर्मी से जाकर उनका इंटरव्यू ले लेंगे। आज आप कह देंगे कि नोट के अंदर में चिप लगेगा और इससे काला धन रुक जाएगा और इससे आतंकवाद रुक जाएगा,
और अगले दिन आप कुछ और कह देंगे। मैंने यहां तक जितेंद्र जी पाया है कि अब एडिटोरियल भी जो लिखा जा रहा है उसमें भी कोई एक सिलसिलावार चीजें नहीं होती है। अगर आप 6 महीने या साल भर का एडिटोरियल पढ़ें तो उसमें भी आज का एडिटोरियल कल के एडिटोरियल से मैच खाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। जी नहीं नहीं, ये एक चीज है, आप इसको देखिए कि जो स्थिति बनी है वो जनरली हम लोग जर्नलिस्ट को दोषी ठहरा के निकल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो दोषी नहीं है। अगर मुझे कोई मतलब जहर देगा पीने के लिए मालिक, तो मैं पीऊंगा क्या? नहीं पीऊंगा, तब तो निकल आऊंगा ना। तो सिर्फ ये नहीं कि मालिक ने कहा और आपने कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आप करेंगे ही करेंगे। मेरा मानना है कि इस सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा जवाबदेही मालिक है, जर्नलिस्ट तो है ही। क्योंकि जब तक आप मालिक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि हो क्यों रहा है। क्योंकि अब जो नया फॉर्मेट बना है उसमें सारे विज्ञापन केंद्रित हो गए। और अब तो पहले हर मंत्रालय का एक विज्ञापन था, वो मंत्रालय का विज्ञापन नहीं रहा। अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तय होता है या चीफ मिनिस्टर ऑफिस से तय होता है। अब जो विज्ञापन चीफ मिनिस्टर, तो आप पहले होता था कि फलाने मंत्री के खिलाफ है तो दूसरे मंत्री के पक्ष में, दूसरे मंत्री नाराज नहीं है। इंटरनल जो इन लोगों का, मान लीजिए कि गडकरी जी से बड़ा आपको प्रेम उमड़ रहा है और मोदी जी से ये है तो गडकरी जी आपको दे देते विज्ञापन। अब ऐसा हुआ रह नहीं गया। अब सब कुछ बहुत ही क्लियर हो गया है कि एक आदमी तय करेगा कि विज्ञापन किसको जाए। चलिए विज्ञापन की बात तब भी छोड़ दें, क्योंकि कारपोरेट हाउसेज भी अब मतलब पीएमओ से तय होता है कि कारपोरेट हाउस किसको विज्ञापन दे। लेकिन अभी की स्थिति ये हुई है, पिछले जो बहुत समय से थी, लेकिन एक विज्ञापन का खेल ये था कि आपको पीएमओ तय नहीं करता था या कोई मंत्री नहीं तय करता था कि आपको विज्ञापन नहीं जाएगा। आपके पास था कि ये नहीं तो वो दे देगा। लेकिन अब हुआ ये है कि मान लीजिए कि कोई अखबार बड़ी ईमानदारी से अखबार निकालना चाह रहा हो, तो सिर्फ अखबार निकालना उनका धंधा नहीं है। उनका धंधा इसके अलावा 10-12 और है। कोई शुगर मिल चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई यूनिवर्सिटी खोल के बैठा है, कोई रियल एस्टेट के धंधे में है, कोई बिजली बना रहा है। हाँ, तो जब माइनिंग भी सर, माइनिंग है, हाँ, तो इतने धंधे हैं। तो अगर आप एक जगह कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो माइनिंग वाला फाइल लेके आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लिख रहे हैं या कोल मिनिस्टर के खिलाफ लिख रहे हैं तो कहेगा उसमें जो तुमने इतना गड़बड़ झाला किया है, करोड़ों रुपए बनाए हैं और इतने रूल्स को वायलेट किए हैं, तो उसके तहत तुमको पकड़ के जेल में बंद करेंगे। तो अखबार कैसे निकलेगा? वो अखबार तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता ना इसमें, क्योंकि आपके इतने जगह पांव फंसे हुए हैं। और वो जो प्रेमचंद की वो कहानी का की एक जो पंक्ति है ना, वो जो धनिया को बोलता है कि जिनके पांव के नीचे गर्दन दबी हो उसके पांव को सहलाना ही शेखर है। तो सरकार के नीचे लगभग सारे का मतलब अखबारों के मालिकों के पांव गर्दन दबे हुए हैं। वो कर ही नहीं सकता। मतलब मैं किसी एक इंडिविजुअल को आप कहें कि फलाना चैनल जो है उसका ये रिपोर्टर जो है उसमें लोकलियात नहीं है, सचमुच नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके लिए मालिक भी इतना ही जवाबदेह है जितना कि वो रिपोर्टर, एंकर या प्रेजेंटर है। तो और यहां सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आरएसएस ने इतनी जबरदस्त तैयारी की है पिछले 100 वर्षों में। मतलब अब इसको पैरेलल खींचे तो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, एक स्टेट में रह गई है, वहां केरल में जी। आना जाना लगा रहा है। 1925 में आरएसएस बना और पूरे देश के हर जगह उसका प्रेजेंस। तो प्लानिंग कितना शार्प विजन है। पहले मैं समझता था कि आरएसएस वाले मूर्ख होते हैं, लेकिन मैं मूर्ख था एक्चुअली। इतनी जबरदस्त तैयारी किसी के पास नहीं। और आरएसएस के पास एक मतलब एडवांटेज ये भी रहा आरएसएस के साथ कि उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं रही। आरएसएस के पास इतने पैसे आज तक आपने सुना कि कभी उसके यहाँ ईडी ने जांच किया? उस समय में ही जब कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता इस देश के होम मिनिस्टर थे? नहीं। कांग्रेस में तो नहीं किया। कांग्रेस में तो आधा कांग्रेसी जो है वो आरएसएस के थे। आज भी राहुल गांधी को छोड़ दीजिए तो कितने कांग्रेसी आरएसएस माइंडेड हैं इसका पता नहीं चलेगा। तो
आरएसएस ने इतनी जबरदस्त तैयारी की, आरएसएस ने इतने इंस्टीट्यूशन बनाए, आरएसएस ने, अब आप देख लीजिए कि मतलब ये तो बाद में बात कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मंडल आंदोलन के दौरान बीजेपी अकेले पार्टी थी, आरएसएस तो खिलाफ था ही, बीजेपी अकेले पॉलिटिकल पार्टी थी जो रिजर्वेशन का विरोध कर रही थी। बाद में फिर ईफ बट लगा के कई चीजें हुआ, लेकिन याद करिए कि जब राजीव गोस्वामी ने अपने को जलाया था, तो लालकृष्ण आडवाणी सफदरजंग हॉस्पिटल उनसे मिलने गए थे, वहां पर लड़कों ने उनको घेरा था और उन्होंने बयान दिया था कि हम आरक्षण को इस रूप में स्वीकार नहीं करते जिस रूप में लागू किया गया है, हम उसके खिलाफ हैं। और पूरा इस देश का कल्चरल एलीट, इस देश का सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव एलिमेंट, जब भी रिजर्वेशन के बारे में बात होती थी तो उसने कभी नहीं कहा कि रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन का एक सबसे बड़ा टूल है। डाइनिंग टेबल पर जब वो अपने बच्चों के साथ बैठते थे तो उनके, और मैं गवाह हूं कुछ मीटिंग का, क्योंकि मैं चेहरे से साफ हूं, गोरा हूं, और मेरी जाति कई बार चूंकि नाम में नहीं लिखा हुआ है तो पता नहीं चलता है, तो कई बार चूंकि रंग भी आपको बहुत बार कई जगह पहुंचा देता है, तो उस रंग से कई बार ये कि डाइनिंग टेबल पर बात हो रही है कि सिर्फ अंबेडकर के चलते रिजर्वेशन का प्रॉब्लम, और ये प्रोग्रेसिव घर है, जिनकी पीढ़ी मतलब 30s में आईसीएस थी, बाद में उसके घर में आईएएस हुए, उनकी पत्नी आईएएस है, और उनके बच्चों के साथ दोस्ती है मेरी, और वो ये लोग आपस में बात करें, प्रोग्रेसिव है। नेहरू के समय में भी फायदा मिला, लेकिन जब मंडल लगा तो उनका ये कहना था कि ये रिजर्वेशन के चलते प्रॉब्लम है समाज में, और उनके बेटे बेटियां 90 के मंडल के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करते थे, और वो कहते थे कि ये पॉलिटिक्स है। कभी भी उन्होंने उसको अफर्मेटिव एक्शन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो जो 90 के बच्चे थे, लड़के लड़कियां थे, वो आज के दिन इसी थिंक टैंक में है, इसी मीडिया में है, इसी ब्यूरोक्रेसी में है। अगर ब्यूरोक्रेसी में है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो तय कर रहा है इस देश का भविष्य। और उसी समय में जो बीजेपी ने लेजिटिमेसी ली कि लालू यादव चोर है, ये डकैत है, लुटेरा है, मुलायम सिंह क्रिमिनल है, मायावती ये है, तो आपने वो गढ़ा मीडिया के थ्रू, और परिणाम ये हुआ कि पूरी पीढ़ी जो अभी जनरल सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के रैंक के, कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के तरह के ब्यूरोक्रेट हैं, मीडिया में उनका कब्जा है, वो ओपिनियन बनाने लगे और ये लोग सब बीजेपी के साथ चले गए। इस देश का जो सो कॉल्ड कल्चरल एलीट और सो कॉल्ड लिबरल खेमा है, वो इस देश के लिए, देश को बहुत नुकसान किया है। मैं आपकी बात से पूरी तरह, आपकी बात से मैं सहमत रखता हूं, क्योंकि उस जमाने में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, अपने दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं जो लोग एक प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि जब रिजर्वेशंस का विरोध करने के लिए ऊंची जाति के जब लोग गए तो उन्होंने जूता पॉलिश करना शुरू कर दिया, जूता पॉलिश करना शुरू कर दिया। जैसे लग रहा है कि जूता पॉलिश का जो काम पहले से कर रहा था वो आदमी, वो उनको लेके कभी उनके प्रति कोई दया, कोई माया कभी नहीं, उनके लिए कोई संवेदना नहीं हुई। लेकिन रिजर्वेशंस देश के जो एक बहुत बड़ा वंचित तबका है, जिसकी आबादी एक आंकड़े से 30% से लेकर 60 या 70% तक कही जाती है। कोई तो उसको 30 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है। अगर अगर हम मिडिल में भी ले ले तब भी 45 से 50% जिस देश में जिन लोगों की आबादी है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो 1 से 2% उस जमाने में था, शायद उससे भी कम था। मैं अपने यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की मैं बात बता दूं, दूसरे जगह की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो अपने आप को प्रगतिशील विचारधारा का अपने आप को कहता है कि मैं नायक हूं, मैं उसका अगुवा हूं, वहां पे ओबीसी
कोटे से अभी तक एक भी कोई प्रोफेसर नहीं बन पाया है। अगर आपको कोई ओबीसी प्रोफेसर अगर कोई मिल जाएगा जाति के आधार पे, तो वो जनरल कैटेगरी के थ्रू हो गया हुआ है, उसको ओबीसी रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिला हुआ है। और एक और दिलचस्प बात है जितेंद्र जी, मैं यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि 1992 या 93 या 94 में जब सिल्वर जुबली सेरेमनी जब जेएनयू की मन रही थी, तो उस जमाने में जो दलित एक्टिविस्ट थे कैंपस के, उन्होंने इसका विरोध किया था। शायद उस जमाने में राष्ट्रपति जी जो थे वो आने वाले थे, उन्होंने विरोध किया था कि ये जो सिल्वर जुबली जो मनाया जा रहा है इसमें दलितों के लिए क्या है। उस जमाने में भी दलितों को एक दलित कोटे से उनको कोई जेएनयू यूनिवर्सिटीज के अंदर में कोई दाखिला नहीं मिला हुआ था। तो ये जेएनयू का हाल है, तो दूसरी जगहों का क्या हाल होगा। और रही बात ये कि आपको लगता है कि ओबीसी लोग और ये लोग बहुत ज्यादा सिस्टम में घुस चुके हैं, बार बार स्टोरी आती है, इंडियन एक्सप्रेस में आई है साल भर पहले, या जो सोशियोलॉजिस्ट लोग हैं, बहुत सारे लोग, देश पांडे जी जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी काफी लिखते हैं और वो कहते हैं कि आबादी जो है उनके मुताबिक अगर देखेंगे तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, अभी भी 7 या 8% से ज्यादा नहीं है। और जितना जितना आप ऊंचे लेवल के नौकरियों में जाएंगे उतना उतना उनका प्रतिशत कम होते चला जाएगा। तो रिजर्वेशन को भी का भी विरोध करके मुझे लगता है उन्होंने, प्रगतिशील जो तबका था, उन्होंने भी एक राइट विंग जो एक राजनीति थी उसको मजबूत करने में, जाने अनजाने में उन्होंने उनकी मदद की। और मुझे लगता है कि जितेंद्र जी, आपने ये बात बहुत सही की। अब उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं इस टॉक के जरिए कि वो जो जमाना है, जमाने की जो गलती थी पुराने जमाने की, अब वो गलती ना हो और उनके अंदर में इस बात को लेकर चेतना पैदा हो। खैर, मैं अब एक थोड़ा दूसरी तरफ एक सवाल में लेके जाना चाहता हूँ। आप 1988 या 90 के करीब में आप चीजों को देखना, लिखना, पढ़ना सब समझ चुके और आप लिख भी रहे थे। तो जो 90 का दौर था 2000 तक, उस जमाने में राजनीति जो होती थी उसमें मंडल का एक उभार था। और मैं बच्चे की हैसियत से मुझे याद है कि मेरे गांव में जो स्वर्ण लोगों का गांव है, वहां पे क्या होता था, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और दीगर लोगों को, रमई राम को, इन लोगों को गाली दी जाती थी। उस जमाने में चौक चौराहे पर स्वर्ण लोग जो है, ब्राह्मण और अन्य जाति के लोग जो गाली देते थे, और कम से कम एक विमर्श था, जाति का विमर्श था। और लोग कहते थे कि यादव लोग जो है, गांव का लोग, उनका मन बहुत बढ़ गया था, इस तरह की बातें लोग करते थे। लेकिन ये देखिए कि 10 साल के तो चला मंडल पॉलिटिक्स, लेकिन 2000 के बाद से उसमें जो बीमारी लगी, वो लगने के बाद अब क्या हो गया है कि अब जाति का विमर्श जो है, जो जात पात और ऊंच नीच की जो बात होनी चाहिए तब उसकी जगह पे मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, ये बातें मतलब होनी शुरू हो गई। और एक प्रतिस्पर्धा हो गई है, कंपटीशन हो रहा है कि कितनी सोने की ईंट आप भेज रहे हैं वहां पे, कितनी चांदी की ईंट आप वहां पे भेज रहे हैं, कौन कितना बड़ा मंदिर बना रहा है। तो जो मंदिर के नाम पर सियासत करने वाले लोग हैं, जो जिनकी पैदाइश से ही ये मुद्दा उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उनकी तो बात हम समझ सकते हैं। लेकिन मंडल राजनीति से भी निकलने वाले लोग कहां कहां बिखर गए, और आज मंदिर, बड़े बड़ा मंदिर बनाने के लिए वो लोग कंपटीशंस कर रहे हैं, एक नेता दूसरे मंडल के नेता को पैर खींच रहा है। तो ये दो जो दौर है, थोड़ा इसके बारे में आप डिटेल से बताइए। सवाल छोटा होता है तो जवाब बड़ा मिलता है, मैंने जवाब बड़ा कर पूछ लिया आपसे जी। इसका दो दौर देखिए, ये मैं इस पर आता हूं, लेकिन एक वो जो एक और छिपक मैं जेएनयू के संदर्भ में जोड़ना चाहता हूं। जी 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 जी। जब जगदेश कुमार जब वीसी बन के आया है, मतलब अभी एक्सटेंशन है, उससे पहले 2000 जी, मतलब इनकम्बेंट वीसी जो है जी जी, अभी जो वर्तमान में है जी, जगदीश कुमार जी, जगदेश कुमार, हाँ, जब वो वीसी बन के आए तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मतलब हिपोक्रेसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये लेफ्ट प्रोग्रेसिव की हिपोक्रेसी। कह लीजिए कि आपकी कोई विसात नहीं रह गई है, लेकिन जेएनयू में आपकी विसात थी, जेएनयू में हर चीज आप तय करते थे। लेकिन जगदेश कुमार के आने से पहले 318 वैकेंसी एससी एसटी ओबीसी की थी, और अगर उससे पहले का वीसी, उससे पहले के टीचर्स अगर उसको भर दिए होते 318 टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जो 318 मतलब संवैधानिक रूप से मिली हुई वैकेंसी थी, तो 318 मीडियोकर लोगों को तो आके नहीं बढ़ता ना जगदेश कुमार।
तो आपका हेट्रेट इतना ज्यादा था दलित के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, कि आपने 318, और ये मार्क्सिस्ट है, मत भूलिए, ये लोग सारे प्रोग्रेसिव हैं जेएनयू के, जिन्होंने रूल किया है जेएनयू को, रूइन किया है। 318 वैकेंसी पर आपने रोक के रखा था और उस पर दलित ओबीसी नहीं आ पाए थे। जबकि आप ये नहीं कह सकते कि दलित ओबीसी में इंटेलिजेंट लोग नहीं है। और अच्छा, इन प्रोग्रेसिव, मतलब मैं एक कम्युनिस्ट के तौर पर बोल रहा हूँ, मतलब एक कम्युनिस्ट के तौर पर मैं जब बोल रहा हूं तो मैं इस बात को बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट प्रोग्रेसिव है, उन्होंने बड़ी डिलिबरेटली किया कि जो दलित का सबसे कमजोर कैंडिडेट था, स्कॉलर था, उसको उन्होंने नौकरी दी, और जो सबसे ब्राइट दलित था उसको नौकरी नहीं दी। और ये करते थे ये कि लोगों को पता था यार दलित में कैंडिडेट ही नहीं, देख नहीं रहे हो कितना मीडियोकर को रखना पड़ा है। जी जी। और वो जो दलित बहुत शार्प था, वो अभी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। जी, और ये बात, आपकी बात को सर, आपकी बात को कांचा एलैया, मशहूर लेखक कांचा एलैया भी ये बार बार जेएनयू में पब्लिक मीटिंग में कहते थे कि कई बार इंटरव्यू देने के बाद उनको भी इन लोगों ने तस्लीम यहाँ पे नहीं किया, उनको भी कोई जगह नहीं दी। और मैं खुद जानता हूँ एमएस पांडियन, मुथैया सैमुअल पांडियन, जिनके अंदर में मैंने पीएचडी की, एमफिल की, माफ कीजिए, उसके बाद उनका देहांत हो गया। वो बहुत ही एक रेडिकल स्कॉलर थे। उनको भी आने में बहुत सारी अड़चनें पैदा की गई थी, उनको भी आने में, और उनके बड़े तल्ख मतलब तजर्बे जेएनयू को लेके थे। और मैं बता दूं कि हम लोग भी जब प्रगतिशील विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे, तो उस जमाने में इस तरह की जो तल्ख जो बातें जब होती थी, तो हमें भी बहुत लगता था कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। जितेंद्र जी, इतना ज्यादा सेक्टेरियनिज्म लेफ्ट के साथ है, इतना ज्यादा तथाकथित लेफ्ट के साथ सेक्टेरियनिज्म है कि अगर आप पत्रकार हैं और उनके कार्ड होल्डर नहीं हैं, तो उनका कोई संगठन है, आप वहां नौकरी लेने के लिए जाएंगे, मैं बतौर पत्रकार मुझे नौकरी दे दो, वहां भी कोई गुंजाइश वहां पे नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब तक आप उनका बस्ता नहीं ढोएंगे, तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको वो उसका जो दरवाजा है उसके अंदर में वो घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ सुन लीजिए, जेएनयू के अंदर में वो प्रगतिशीलता की बात करते हैं, और एक बार जब नौकरी मिल जाती है और जब टीवी डिबेट करने के लिए जाते हैं, तो जो राष्ट्रवाद का जो ये है ना बंधन है, उसको तोड़ने की भी उनके पास हिम्मत नहीं होती है। आप देख लीजिए, जित बहुत एक दो साथी हैं हमारे जेएनयू से जो आजकल चाइना और इंडिया रिलेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उनकी बातों को सुन लीजिए। उनकी जो जो सोच है, वो बहुत ज्यादा जो एस्टेब्लिशमेंट की सोच से बहुत अलग नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज उनके पास बेहतर है। तो मैं यही कह रहा था कि ये दर्द जो है जितेंद्र जी, मैं आपका जो दर्द है, या जो हमारे दलित बहुजन भाई है, उनका दर्द भी मतलब मैं खुद महसूस किया हूं। आप अपना सीवी लेके उनके पैरों पे गिर जाइए कि भाई मुझे एक छोटी सी नौकरी दे दो, मुझे अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, तुम वही काम करा रहे हो, दूसरों को नौकरी दे सकते हो, दे दो। लेकिन वो ये देखते हैं कि आप उनके कैडर नहीं। तो कहीं ना कहीं उस जो सेक्टेरियनिज्म है, जो एलिटिज्म है, उसने जेएनयू को बर्बाद किया। और जो 318 सीट की जो आपने बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके बाद उन लोगों ने अपने लोगों को भरा, और ऐसे ऐसे लोग जो आए हैं, जो कि देखने में भी दलित बहुजन हैं और काम कर रहे हैं दलित बहुजन के खिलाफ। जी। और जो लोग ऊंची जाति से हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं ऊंची जाति के खिलाफ। मैं आपको बता रहा हूं, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोग यूनिवर्सिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ऊंची जाति के खिलाफ, कि अगर आप फीस वृद्धि में अगर आप उनका साथ दे रहे हैं, आप बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, तो मैं निचली जाति से नहीं आता हूं, लेकिन अगर जेएनयू में 120 रुपए फीस नहीं होता, तो मैं भी कहीं अमेजन में कहीं दूसरी जगह पर 10,000 या 15,000 की मैं नौकरी करता। तो ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसको भी ये लोग क्रश करते हैं। जी जितेंद्र। नहीं, ये एक इसी से एक जुड़ा तजुर्बा है। तजुर्बा क्या, मतलब ये मैं उस बेशर्मी पर मैं कभी कभी भौचक रह जाता हूँ। मतलब आप किसी भी जगह जाए, किसी ऑफिस में जाए, मतलब जर्नलिस्ट के इसमें एक 2006 में हमने सर्वे किया था, डाइवर्सिटी इन मतलब नेशनल मीडिया न्यूज रूम। तो अनिल चमरिया, योगेंद्र यादव और मैं, हम तीनों लोग थे उस सर्वे को करने के लिए।
और उस सर्वे में पता चला कि 88% अपर कास्ट है न्यूज रूम में। वो डिसीजन मेकर्स, टॉप 10 डिसीजन मेकर्स जो हैं उसमें 88% अपर कास्ट है, और एक भी दलित नहीं है उस पूरे टॉप 10 में। और ओबीसी में 4% है, जबकि हम ऑफिशियली जानते हैं कि ओबीसी की संख्या इस देश में 52% है। वेरी करते रहते, दलित में एक भी नहीं, SC ST में एक भी नहीं, अब मुसलमान में 1% था, नहीं सॉरी 2%। तो मुसलमान में पसमानदा नहीं है, वो अशरफ है। तो और इसी तरह से आप देखें कि कुल मिला के ये माना जाता है कि मतलब 12 से 15% अपर कास्ट है इस देश में। आप किसी भी ऑफिस चले जाएं, ये 15% जो है ऑफिस में उनकी उपस्थिति 90% होती है। मतलब ये कहीं से भी उनको बुरा नहीं लगता कि आप एक जैसे सरनेम के लोग को ले आए हैं, एक जैसे जनेऊ निकाल के काम करने वाले लोग को ले आए हैं, एक जैसे महिला विरोधी को ले आए हैं। अगर अपर कास्ट की महिला है तो उनको तो रहने दीजिए, उस महिला तक को नहीं रहने देते लोग। मतलब खुद मुझे शर्म आती है कि जब मैं कहीं जाता हूं तो वो एक ही तरह के नाम, एक ही तरह के रंग, तो दुनिया में इतनी बेईमानी आप कहीं नहीं पाएंगे। और अब रही मंडल के दौर की, और मंडल पर जो आपने सवाल पूछा था, अब उसके साथ एक दिक्कत ये हुई पूरे मंडल पॉलिटिक्स के साथ कि मतलब अगर आप उत्तर भारत की राजनीति को देखें तो ये आपको थोड़ा सा उस पर बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि कर्पूरी ठाकुर एकमात्र लीडर थे जो शनिवार को या हफ्ता में एक बार लाइब्रेरी जाते थे, और वो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जाते थे, प्रधान हरिशंकर प्रसाद जैसे लोगों से मिलते थे और उनको पूछते थे कि ये बताइए कि नया क्या रिसर्च हो रहा है समाज में, सोशियोलॉजी में क्या नया रिसर्च है, क्या कहता है। कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया 88 में। उसके बाद ओबीसी में एक भी ऐसा लीडर आपको नहीं मिलेगा पूरे उत्तर भारत में जिनको कोई पढ़ने से लेना देना है, जिनकी कोई दिलचस्पी पढ़े लिखे लोगों से है। और दुर्भाग्य से उन्होंने अगर किसी पढ़े लिखे लोगों को अपने अगल बगल रख लिया तो जिस आदमी को रखा है पढ़ा लिखा लोग, वो सबसे पहले मूर्खता प्रदर्शित करना शुरू करता है, क्योंकि इतना इनसिक्योर होता है वो कि वो पढ़े लिखे जो भी चीज थी, जिस दिन उसको पद मिल गया, MLC बना दिया, MLA बना दिया, MP बना दिया, वो दिन वो पढ़ाए लिखे हैं तो आपको सत्य बोलना चाहिए, वो असत्य बोलना शुरू करता है। और वो इतना इनसिक्योर रहता है कि कोई बात आपकी नहीं सुनता, मतलब वो आपको वहां तक नहीं जाने देगा। तो दलित बहुजन के लेकिन सेम स्थिति दलितों के साथ नहीं। दलितों के साथ एक एडवांटेज ये है दलित पूरे इंटेलिजेंसिया की, कि उनको पता था कि ये किताब जो है ना, जो शास्त्र और ये उसने उसको जिंदगी भर हाशिए पर रखा है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों को हाशिए पर रखा है। तो उनको ये पता है कि उस किताब को पढ़ के निकालना है, जहां से मुझे उसमें उसका काट खोजना है। ओबीसी कभी अनटचेबल नहीं थे, अपवादों को छोड़ दीजिए। लेकिन सर अगर फूले जी को देखें, सावित्री फूले या महात्मा फूले को देखें, उनकी गुलामगिरी को देखें, या जो कविता सावित्री फूले को देखें, तो क्या कह रही हैं पता नहीं। ओबीसी जो लीडरान थे वो कैसे भूल गए कि जो स्त्री का गहना है वो शिक्षा है। अगर आप गुलामगिरी को पढ़ेंगे तो क्या बातें सामने आती है कि एक बार जो बाहर के लोग आके तुमको गुलाम बना दिए, तो गुलामी को स्थापित करने के लिए जो उन्होंने हेजेमनी अपनी बनाई, वो हेजेमनी इसलिए काम कर रही है क्योंकि तुमको नॉलेज से दूर रखा गया है। तो नॉलेज को हासिल करना, ज्ञान को हासिल करना, वो तो बहुत ही सेंट्रल है, मतलब महात्मा फूले की राइटिंग के अंदर में और सावित्री फूले के अंदर में। लेकिन लोग फूल चढ़ाते हैं लेकिन मैसेज भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन फूले से इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा अंबेडकर ने लिया, फूले से, या फिर वहां पर तमिलनाडु में लिया। फूले से इंस्पायर आपको उत्तर भारत के कोई भी सोशलिस्ट लीडर नहीं दिखेंगे। ये कर्पूरी ठाकुर अंतिम थे,
और या कर्पूरी ठाकुर को सुन के या लोहिया को सुन के जो बने वो लालू जी बने। थोड़ा लालू जी ने तो लोहिया को कभी ये भी नहीं किया, मिले नहीं होगा, लेकिन कर्पूरी ठाकुर से के साथ उन्होंने काम किया। तो उनका पूरा विजन सुने तक ही था, आगे का कोई विजन नहीं था। और परेशानी ये हुई कि चूंकि अनटचेबिलिटी उनमें नहीं थी ओबीसी में, तो पूरे उत्तर भारत में देखेंगे कि एक भी मूवमेंट उन्होंने छुआछूत के खिलाफ, किसी भी सोशलिस्ट ने छुआछूत के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। और ये इतिहास है 70 साल का। लेकिन इसी के साथ आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में खास करके कम्युनिस्टों ने, और केरल में कम्युनिस्टों ने मंदिर प्रवेश की बहुत आंदोलन की। हालांकि एक सवाल तुरंत ही कहा जाता है कि यार कम्युनिस्ट तो कहता है धर्म अफीम है, फिर वो क्यों आंदोलन कर रहे थे। वो मेरे कई पढ़े लिखे दोस्त वो सवाल करते हैं कि मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन क्यों कर रहे थे। वो मंदिर प्रवेश का आंदोलन उस धार्मिक आंदोलन नहीं था, सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं था, डिग्निटी का भी आंदोलन था। हाँ, सिविल राइट्स की मामला, सिविल राइट्स जी, डिग्निटी का, कि हमको मंदिर, ये राइट था। और ये कम्युनिस्टों ने ये तमिलनाडु में और केरल में बहुत अच्छे तरह से लड़ाई लड़ी। लेकिन उत्तर भारत में कोई भी आंदोलन छुआछूत के खिलाफ सोशलिस्टों के लीडरशिप में नहीं हुई। कम्युनिस्टों ने नहीं किया क्योंकि पूरा कम्युनिस्ट लीडरशिप यहाँ पर सवर्ण थे, तो उनको कुछ करना ही नहीं था। वो बात ही नहीं समझ पाते थे कि छुआछूत क्या होती है। और एक समय तो एक गुलाब झा हैं, स्कॉलर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, पीजेंट मूवमेंट इन मधुबनी, और उनकी इंटरेस्टिंग किताब है, उसको आप देखेंगे, शायद मेरे पास फोटो कॉपी है, उसको इंटरेस्टिंग रीडिंग है। कि जब नाम क्या बताए लेखक का जी? गुलाब झा। गुलाब झा जी। तो वो किताब उन्होंने जो लिखी थी, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब सीपीआई के साथ इन लोगों का कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ, तो जो मजदूर पूरा आंदोलन कर रहे थे उसके खिलाफ, जो लेबरर जो है वो जमींदारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी, वो कांग्रेसी थे और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के लीडरशिप में आंदोलन हो रहा था जमीन पर, तो एकाएक दोनों का अलायंस हुआ। तो ये जो मजदूर थे, वो जो जमींदार थे उनको मालिक कॉमरेड कहने लगे तो ये मालिक कॉमरेड हो गए, और ये मजदूर थे, उनकी लड़ाई कमजोर हो गई, क्योंकि मालिक के खिलाफ आप कौन सा आंदोलन करेंगे, मालिक कॉमरेड के खिलाफ, क्योंकि वो तो आपका एक कॉमरेड है। तो ये इंटरेस्टिंग एक छिपा की तरह है। लेकिन जो 90 में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि नक्सल मूवमेंट उसी समय में बिहार में और कई पूरे खास करके इस वाला जो अगल बगल का एरिया था, बिहार से सटा हुआ एरिया, फिर नक्सलवादी वहां से शुरू वेस्ट बंगाल में। तो आप एक समय में आप गौर करिए कि बिहार में नक्सलियों में दलितों के अलावा पिछड़ी जातियों के बहुत लोग थे, और पिछड़ी जाति के लोग खास करके यादव, कोयरी, हाँ, नोनिया, ये लोग बहुत थे उस आंदोलन में, नक्सल आंदोलन में। और इन लोगों को ये लगने लगा था कि ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है, सिस्टम में हमारे लिए कुछ नहीं है, वो पूरी तरह से सिस्टम जो है सवर्णों के हाथ में है और सवर्णों को है। और एकाएक लालू के आते ही वो लगने लगा कि सिस्टम में उनका भी कुछ है। तो आप देखेंगे सीपीएमएल भी, लिबरेशन भी टूट गई पार्टी 1990-91 होते होते, वहां से कई लोग टूट के आ गए, सीपीआई टूटी, बीजेपी टूटी लालू जी के समय में। कारण यही था कि अब ये पार्टी सोशल जस्टिस की पार्टी है। लेकिन इन लोगों की तैयारी सोशल जस्टिस फोर्स की सिर्फ पॉलिटिकल के अलावा कोई तैयारी नहीं थी। न उनका एक थिंक टैंक था, न उनके पास मीडिया था, न जुडिशियरी में उनका रिप्रेजेंटेशन था, न ब्यूरोक्रेसी में लोग थे। और ये सब जब चल ही रहा था तो उस समय में देश में लिबरेशन शुरू हुआ। पीवी नरसिम्हा राव के समय लिबरेशन वक्त की जरूरत थी नहीं थी, ये तो अलग डिबेट है, लेकिन लिबरेशन शुरू हुआ और निजीकरण जो ही शुरू हुआ, तो इन लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आई, क्योंकि एक कोई शार्प विजन किसी का नहीं था सोशल के अलावा। न लालू यादव का था, न मायावती का था, न मुलायम सिंह यादव का था। तो उनको लगा कि जो पॉलिसी बन के वर्ल्ड बैंक से आ रही थी और आईएमएफ से आ रही थी कि नहीं, निजीकरण करना शुरू करो, स्कूल को दे दो,
छोड़ो, उसमें कुछ नहीं करना है। तो बेसिक जो चीजें जिससे सबसे ज्यादा दलितों को और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को लाभ होने वाला था, स्कूल, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हॉस्पिटल, जिसमें सबसे ज्यादा लाभ मिलना था दलितों को, पिछड़ों को, वो हॉस्पिटल को खत्म करने की साजिश शुरू हुई। तो परिणाम ये हुआ। और एक चीज को बार बार हम भूल जा रहे हैं कि आरएसएस के फोर्स को अभी भी हम ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। दलित ओबीसी लीडरशिप तो, मतलब ओबीसी लीडरशिप तो कर ही नहीं रहा है। इनको पता ही नहीं कि वो कितना पावरफुल है। एक चीज जैसे बिहार के बारे में, और आप उस समय की बातों को याद करिए तो आप यादव वर्सेस अदर की बात शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले, मतलब लालू के बाद यादव वर्सेस अदर की बात हुई। यादव वर्सेस कुर्मी, यादव वर्सेस कोयरी, यादव वर्सेस नोनिया, ये सब बातें बाद में हुई। पहले अगड़े पिछड़े की बात होती थी, सिर्फ अगड़े पिछड़े होते थे कि ये अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है। और ये अगड़े पिछड़े तक की लड़ाई थी, तब तक वो सामाजिक न्याय का चल रहा था। लेकिन ये जब पिछड़ों में जो जातियां बनी, और ऐसा नहीं कि गलत बनी, जातियां तो थी ही, मतलब यादव का और कुर्मी की शादी नहीं होती थी, कुर्मी और कोयरी की शादी नहीं होती है। लेकिन लालू जैसा जो फोर्स था, ये बात उनको समझ ही में नहीं आया कि इस पूरे इक्वेशन को, जो समाज में जो गैप हो रहा है, वो कैसे खत्म हो। क्योंकि एडुकेशन पर आपने काम नहीं किया, थिंक टैंक आपका नहीं था, और आरएसएस का पूरा थिंक टैंक आपके खिलाफ काम कर रहा था। तो एक जो विभाजन पैदा किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए आप दिखना भी नहीं चाहते थे कि वो विभाजन न हो या कम हो। तो जब लालू कहते हैं कि हमने स्वर दिया, तो जनरली उन्होंने स्वर दिया, लेकिन उस विभाजन को उनका कोई विजन नहीं था जिससे कि उस विभाजन को रोक पाए। और आप देखेंगे कि एडुकेशन कोलैप्स कर गया बिहार में। ऐसा नहीं कि पहले बहुत बढ़िया था, लेकिन आप उस समय को याद करिए, जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो हर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती थी। हर साल के सरकारी स्कूल से कुछ बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलता था, और जिला स्कूल आते थे। तो ब्रिटिशर ने एक फॉर्मेट बनाया था कि हर जिला में एक जिला हॉस्पिटल होगा, एक जिला स्कूल होगा, और एक जेल होगा। ये लालू जी के रिजिम में ये हो गया कि जेल तो होगा, लेकिन हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल और जिला स्कूल नहीं होगा। एडुकेशन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, और एडुकेशन ही था जो पिछड़ों को, दलितों को और ज्यादा बेहतर कर सकता था। तो एडुकेशन पर उनका ध्यान ही नहीं गया, हेल्थ पर कोई ध्यान ही नहीं गया। ये दोनों नष्ट हुए, सब कुछ कोलैप्स हो गया। क्योंकि डिफेंड कौन करेगा लालू को? सोशल जस्टिस के पूरे इसको डिफेंड कौन करेगा? कोई डिफेंड करने वाला ही नहीं था। सर, आपको भी पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी 96, 98, 99 में जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तकरीबन अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे, उससे पहले उन्होंने उम्र की जो शुरुआत की थी आरएसएस और जनसंघ से जो शुरुआत की थी, तो एक जमाने में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पांचजन के वो पहले जमाने के एडिटर में से हुआ करते थे। अब मुझे पता नहीं पहले थे या दूसरे थे, लेकिन कम से कम जो फॉरमोस्ट एडिटर्स जिसको बोलते हैं, जो पहले के जमाने के जो एडिटर्स थे, उसमें वाजपेयी जी का शुमार आता ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे थे, जो दोनों के बीच में आप दिखा रहे थे, एक तरफ लालू जी हैं, उनकी पार्टी है, या मुलायम जी की पार्टी है, उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ मीडिया के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ, कुछ ज्ञान के लिए काम नहीं हुआ, और पांचजन और आपका ऑर्गेनाइजर, और पता नहीं और कितने मैगजीन और पत्रिका और सुरुचि पब्लिकेशंस, और कितने हैं, जिसको प्रभात पब्लिकेशन, कितने हैं जिसको मैं भी नहीं जानता, इतने सारे संगठन है वो ज्ञान के क्षेत्र में। उनको, हालांकि ज्ञान का जो उनका फाउंडेशन है बहुत ही खोखला है, लेकिन उन्होंने झूठ को बार बार बोलते बोलते उसको सत्य का रूप दे दिया। कुछ रोज पहले, मतलब कुछ रोज पहले का मतलब कुछ साल पहले, जेएनयू में एक सामाजिक न्याय की पार्टी से जुड़े एक नेता आए थे, राज्यसभा के सांसद आए थे। मैंने यही बात की कि आपका कोई अपना एक अखबार क्यों नहीं है? जैसे हम जैसे लोग बेरोजगार लोग हैं, आप हम लोगों को जोड़ के आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे तसफी बख्श एक संतोषजनक मुझे आंसर उनकी तरफ से नहीं मिला। और आप ही बताइए कि आपकी बात जो है वो कोई बड़ा अखबार, कारपोरेट अखबार कितना जगह देगा? मैं
अखबारों की समीक्षा भी करता हूं, तो मैं देख रहा था बिहार इलेक्शन के दौरान वो ज्यादातर पेजेस पे एनडीए को खबर मिल रही थी। बहुत छोटी खबर जो थी वो आपको तेजस्वी को मिल रही थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बाद में जातिवाद फैलाने का ये सब भी इल्जाम उनके ऊपर लगाया, और इधर जो लोग पूरी तरह से सांप्रदायिक कर रहे थे चीजों को, उनको उन्होंने विकास पुरुष बता दिया, जो बार बार पड़ोसी देश के नाम पे लोगों को डरा रहे थे, आर्मी का नाम ले रहे थे, लोगों के अंदर में भय पैदा कर रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम कैसे सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो आंदोलन है, खासकर जो राजनीतिक पार्टी है, उनके बीच में हम कैसे एक अल्टरनेटिव मीडिया, एक अपनी आवाज को शुरू करना या उसको एक एस्टेब्लिश करना, इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? जो लोग भी ये सुन रहे हैं हमारे इस डिस्कशन को, उनके लिए क्या आप सुझाव देंगे, क्या करने की जरूरत है? अब एक एक चीज इस पर अभी मैंने 3-4 पीस लिखे हैं। और मतलब अब क्या बताएं, मतलब दुख होता है, इसके लिए तो आप बहुत कुछ कर नहीं सकते कि आप दुख होता है, ये बहुत ही अपने को बरी करके ये सब बातें होती है कि नहीं अब मैं क्या करूं, मैं तो दुख प्रकट करता हूं। मतलब यही मैं बार बार कह रहा हूं कि ये विजन की कमी, पूरे के पूरे दलित ओबीसी लीडरशिप की विजन की कमी, वो इन लोगों को आगे जाने ही नहीं दे रहा है। अब आप याद करिए कि अंबेडकर ने 5 पब्लिकेशन शुरू की, मूक नायक पहला था। और अंबेडकर के बारे में एक चीज आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं और लोगों के लिए शायद अगर ना जानते हो तो मैं बताना चाहूंगा कि 20वीं सेंचुरी के दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पॉलिटिशियन थे। स्कॉलर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिशियन की बात मैं कर रहा हूँ, जो मुख्य धारा के पॉलिटिक्स में थे और दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पॉलिटिशियन। अब आप उनके बारे में जैसे उन्होंने, और एक चीज को गौर करिए कि उनके पास कोई एवं श्रीनिवास ने जिसको कल्चरल कैपिटल कहा है, उनके पास कोई कल्चरल कैपिटल नहीं था, दलित थे। लेकिन उन्होंने एक सिद्धार्थ कॉलेज जो बनाया है, जो इंस्टीट्यूशन बनाया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है, आप किसी ओबीसी लीडर को देख लीजिए उत्तर भारत के, अगर उन्होंने एक भी अगर इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, देख लीजिए कि कोई भी सोशलिस्ट लीडर, इंक्लूडिंग कर्पूरी ठाकुर, जिनका मुझे लगता है सोशलिस्ट में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करने योग्य आदमी, उनकी नजर में एक अखबार हो, एक टीवी चैनल हो, कुछ हो, उनके पास कोई विजन नहीं। अब खास करके समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब ऐसी पार्टियां हैं जनरली या तो मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि इन पार्टियों के पास कोई किसान मोर्चा नहीं, किसी भी पार्टी के पास कोई किसान मोर्चा नहीं, मजदूर मोर्चा नहीं है इन पार्टियों के पास। और आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो चारों पार्टियों का मैंने नाम लिया, जहां से 223 सीटें हैं, मतलब इस गोवापट्टी में 223 सीटें लोकसभा की हैं, ये लोग अपने कैडर को अपनी बात कह पाए, मैसेज दे पाए कि पॉलिटिकल हमारी पार्टी का ये विजन है, ये हम चाह रहे हैं, उस देने के लिए एक पेज का अखबार नहीं है। कहां से लड़ेंगे? आरएसएस घर घर तक पहुंचा है। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हो? ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव का क्या कंट्रीब्यूशन? ट्वीट करते हैं। बहन जी ट्वीट करती है। अब कितने दलितों के पास है, कितने ओबीसी के पास स्मार्टफोन है, और ट्वीट से क्या समझता है? 360 कैरेक्टर में कितनी बातें आती। तो ये विजन कौन बताएगा? क्योंकि उनके पास कोई थिंक टैंक नहीं है। अगर ये थिंक टैंक होता, आप याद करिए कि 2013 में विवेकानंद फाउंडेशन की कितनी बड़ी भूमिका थी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में। इनके पास एक कर्पूरी इंस्टीट्यूट, मतलब जब भी कोई सोशल जस्टिस या कोई भी सरकार जब बनती है, तो हमको इस बात पर गौर करना चाहिए कि किनके नाम से सड़कें बन रही है, किनके नाम से किस बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है।
किनके नाम से पूल बन रहा है, बोर्ड किसके लग रहे हैं। और आप देखेंगे कि लालू के रिजिम को छोड़ दीजिए और मायावती के रिजिम को छोड़ दीजिए, तो इन लोगों ने जितने भी बोर्ड लगाए हैं, जितनी भी बिल्डिंग बनी है, वो सवर्ण के नाम से बनी। तो कोई विजन ही नहीं है। मतलब ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, पूरा का पूरा ओबीसी लीडरशिप खास करके, और मायावती इतनी दिवालिया हो गई है कि उनके बारे में क्या बताया। लेकिन यही स्थिति दलित स्कॉलर के साथ नहीं है। दलित स्कॉलर उनमें फाइट करने का मादा है, लेकिन वो ओबीसी को इसका मतलब ग्रुप ही नहीं बना है। वो यादव है, कोयरी है, कुर्मी है, धानुक है, अमात है, तेली है, ये कोई चंक नहीं है। ओबीसी ओबीसी तो अंततः 30 साल फेनोमेन पहले का फेनोमेन है, तभी एक ग्रुप नहीं बना है। और उसमें वो रेगर भी नहीं है, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी सिर्फ नौकरी में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्लास में इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ जिस तरह से दलितों के साथ हुआ है। तो ओबीसी में वो रिगर नहीं है जिससे कि वो फाइट बैक करे। दलितों में है और दलित करेंगे। और आरएसएस बीजेपी को अगर कोई चैलेंज दे सकता है तो सिर्फ दलित स्कॉलर दे सकता है। एक सवाल तो बस आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी बातें खुल के आई हैं, बहुत सारी बातें इशारतन आपने कही हैं। सर एक और भी बहुत ही मायूसकुन बात है। आपने कहा कि 90 के दशक में जो लड़ाई होती थी वो अगड़ा वर्सेस पिछड़े की होती थी। एक तरह से कहा जाए एक क्लास रिलेशन था, उसे कहने के मतलब भाई खेत पे कब्जा किसका है और खेत में काम करने वाला किसका है। लेकिन 8 या 10 साल तक लालू प्रसाद यादव जी का जो मॉडल चला, लेकिन उसके बाद से जो स्वर्ण शक्तियां थी उन्होंने खुद ओबीसी के तबके से कुछ ऐसे लोगों को सामने रखा बिहार में या अन्य राज्यों में ऐसे रखा जो उनके चेहरे वो उनके थे, लेकिन जो जितना भी असलाह और बारूद और जो तकनीक था वो बिल्कुल अपर कास्ट लोगों का था। और फिर जो उन्होंने कामयाबी हासिल की हमें देख चुके हैं कि उसके बाद से वो वापसी 15 साल गुजर चुके हैं, वो वापसी सोशल जस्टिस पार्टी की नहीं हुई है। लेकिन मैं बहुत ही ये बातें आप मेरे दोस्त भी हैं और हमारे सीनियर भी हैं, मैं बहुत ही आपसे बगैर किसी झिझक के बात कहना चाहता हूं कि बिहार इलेक्शंस के दौरान में हमने देखा कि जो बड़ी पार्टियां थी, जो राष्ट्रवादी पार्टियां थी, उनके पास हर तरह के हथियार हैं, हर तरह के तकनीक और पैसे से सबसे वो मालदार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ ये कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो ईबीसी का जो तबका था उसने सामाजिक न्याय के साथ जाने के बजाय जो उसका क्लास इंटरेस्ट को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है उसके साथ हो जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये बात दिल में बैठ गई है कि ये खास पार्टी जो है ये खास जात की पार्टी है या ये खास वंश की और परिवार की पार्टी है। तो ये इसमें अब दूसरी तरफ से क्या आता है कि दूसरी तरफ से इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, ऐसी बातें नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने आंदोलन को बहुत करीब से देखा है, तो जो ओबीसी के बीच में जो या ये बात दलित लोगों पे भी लागू हो रही है जाटो वर्सेस नॉट जाटो में, तो उनके बीच में एक जो असंतोष पैदा हो गया है वो कितना ठोस है, कितना इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। इस चीजों को बढ़ाने में निसंदेह जो स्वार्थ बहुत लोगों का है, लेकिन हम इस खाई को कैसे पाटे और जो सामाजिक न्याय का जो विचारधारा है ये आगे बढ़े, कोई व्यक्ति ना बढ़े, कोई एक पार्टी आगे ना बढ़े, कोई एक परिवार आगे ना बढ़े, कोई एक जात पात आगे ना बढ़े। हम एक आइडियोलॉजी और एक क्लास और एक कास्ट आपका कहने को एक्सप्लॉइटेशन के बुनियाद पर लोगों को रखा जाए और एक पार्टी का नेता उसी जात का होगा। इस जो मतलब इसमें हम लोग दलदल में फंसे हुए, इससे हम कैसे निकले? जी मतलब काफी लंबा सवाल है और काफी मतलब हम खास करके इसका जवाब काफी लंबा है, लेकिन मैं ये एक चीज आपको मतलब शायद 2-3 टुकड़ों में कुछ बातें मैं कहूंगा, क्योंकि इस थिंक टैंक और मीडिया
ओपिनियन कौन बना रहा है इसको आप देखिए, मीडिया पर उसका कब्जा है। थिंक टैंक, जहां भी रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने इतने खोले हैं वहां पर उसका कब्जा है, और पैसे तो उसके पास है ही। अब इस पूरे इसमें देख लीजिए कि इस सो कॉल्ड सोशल जस्टिस के फोर्स ने कितने थिंक टैंक बनाए। बहुत का नहीं है, 100 करोड़ का बजट पर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, वहां पर 25, 30, 40, 50 लोगों को आप मतलब नौकरी दे सकते हैं पूरा स्केल पर। वो आपके लिए रिसर्च करेगा। तो समाज में चल रहा है, मतलब कितने ओबीसी और मतलब बार बार लीडर, आप बताइए कि किस ओबीसी और किस दलित लीडर से आपकी बात हुई है जो किसी किताब के बारे में जिक्र कर रहा हो या किसी ये शोध हुआ हो इसके बारे में बात कर रहा हो? है ही नहीं। और इसके लिए एक उदाहरण भी मैं दूंगा कि साउथ इंडिया को देख लीजिए, और खास करके मतलब अभी मैं महाराष्ट्र की एक बात मतलब उदाहरण महाराष्ट्र का और वहां का दे रहा हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी तो है, कारपोरेट पर कब्जा है बीजेपी का, कारपोरेट को निर्धारित करता है। लेकिन आप इसको आप देखें, शिवसेना, बचपन से मैं सुन रहा हूं कि सामना में ये एडिटोरियल आया, ठीक है, मतलब डेली अखबार में ये सुबह की खबर में 8 बजे की जो खबर होती थी उसमें सामना के बारे में जिक्र होता था। शिवसेना के पास अपना मीडिया है, बीजेपी के प्रोपेगेंडा को काउंटर कर ली जा रहा है। शरद पवार के पास मीडिया है, अखबार है, टेलीविजन चैनल है, बीजेपी के प्रोपेगेंडा को काउंटर करता है, अपने कैडर को बताता है कि क्या करना है, सारी चीजें हो रही है। जगन मोहन रेड्डी के पास अपना अखबार है, टीवी चैनल है, सरवाइव कर रहा है। केरल में लेफ्ट पार्टी के पास अपना टीवी चैनल है, लेफ्ट सपोर्टेड, वो अपने को कौन बचा ले जा रहा है। लेकिन इन लोगों के पास ये जो सोकॉल्ड सोशल जस्टिस गोवरपट्टी का है, वो चाह रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया उसकी खबर छापेगा, कारपोरेट मीडिया छापेगा जो उसके खिलाफ खड़ा है। एक मतलब अब तो मैं इससे पहले ही बताया कि वो इन लोगों का एक पेज का मुखपत्र नहीं है जो अपने कैडर, जहां वो अपने कैडर से संवाद स्थापित करता। और इसके अलावा ये जो नई जनरेशन की लीडरशिप है दलित ओबीसी में, ये लोग ऑलमोस्ट मिडिल क्लास है, जिनका एक रूटीन लाइफ है कि 10 बजे से लेके 4 बजे तक की नौकरी होगी, उसके बाद 4 से 6 घूमेंगे, 6 से 8 परिवार के साथ टीवी देखेंगे, फिर उसके बाद कोई बात नहीं होगी, फिर वो सोने उन्हें जाएंगे। मतलब थोड़ा सा शायद हो कुछ लोडेड कमेंट हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में सिर्फ 3 आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है प्रॉपर, मतलब सहमति असहमति की बात नहीं। एक अरविंद केजरीवाल, एक अमित शाह और एक मोदी, क्योंकि वो तीनों मानते हैं कि पॉलिटिक्स 24 आवर्स का जॉब है। पॉलिटिक्स आज के दिन आप 6 घंटा, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। और जो लालू जी करते थे, जो मुलायम सिंह करते थे, जो कांसी राम करते थे, एक समय में मायावती करती थी, लेकिन अब ये लोग पार्ट टाइम है मतलब पॉलिटिक्स में। और एक चीज और कि जब कोई बड़ी जाति जब होती है ना, संख्या में जब बड़ी जाति होती है, यादव, दलित में जैसे कि चमार, तो इन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, ये लोग बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं कि दलित मतलब चमार और जाटव जाटव और ये सब का जो एक इक्वेशन बन जाएगा, फिर यादव मुस्लिम का बन जाए। तो होता यह है कि उस जाति के जो बड़े लीडरान हैं वो चुनाव जीत लेते हैं, लेकिन सत्ता तक पहुंचे उसके लिए कोई जोड़ तोड़ नहीं करते। और वो इसके लिए 2 बहुत ही कंक्रीट उदाहरण है। एक एक कर्पूरी ठाकुर और दूसरा के करुणानिधि। कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपको आश्चर्य होगा
कि अंबेडकर के बाद जाति को लेके सबसे ज्यादा अपनी पार्टी में उसने संशोधन लाए थे। और जाति के नारी थे, हर गांव में 2 घर 3 घर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन वो 2 बार चीफ मिनिस्टर है और सबसे सफल, सबसे कंस्ट्रक्टिव काम करके उन्होंने बिहार को दिया है। और एक करुणानिधि 5 या 6 बार, वही जाति के नाई हैं, 5 या 6 बार चीफ मिनिस्टर रहे वो, क्योंकि उनको पता है कि हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जातियों के बीच, तब तक हम सत्ता में नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट ना लालू यादव ने शुरू में किया, लेकिन बाद में नहीं किया। मुलायम सिंह ने शुरू में किया, क्योंकि मुलायम सिंह पर मैं कुछ देख रहा था और मैं पुराने अखबारों को देख रहा था, तो मतलब आपको बड़ा, मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मुलायम सिंह के इस पर जब मीटिंग कर रहे हैं, आप देखेंगे 40 लोग बैठे हुए, 50 लोग मंच पर बैठे हुए, सब नीचे में बैठे हुए, और उसमें हर जाति के पर सैनी है, मतलब इतनी जातियों का रिप्रेजेंटेशन होता था जिसका हिसाब नहीं था। लालू जी के समय में सेम हो गया, लेकिन लालू जी ने इसको, मतलब दूसरे टर्म आए तो कुर्सी लेके चलने लगे, आप याद करिए, तो मंच से जगह गायब हो गई, लीडर आने कम हो गए। एक लालू जी होते थे और एक और कोई होते थे। और मुलायम सिंह जी के साथ तो ये हुआ कि जब अमर सिंह उनके साथ आए तो अमर सिंह होते थे और उसके बाद कोई नहीं होते थे। इवन जनेश्वर मिश्रा अंतिम समय में नहीं मिल पाते थे उनसे बिना अमर सिंह के परमिशन के। तो और यही स्थिति आज के दिन अखिलेश की है। कोई भी लीडर, अगर आप मतलब तेजस्वी यादव से मिलना चाहें, मतलब एक मतलब आपके रूप में नहीं, अगर तेजस्वी यादव से एक जर्नलिस्ट के रूप में आप मिलना चाहें, या अखिलेश से या मायावती तो ऐसे भी नहीं मिलती हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसको फोन करने से या कहां फोन करने से आपको मतलब जवाब आएगा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। लेकिन आज भी अगर आप जेपी नड्डा से, बीजेपी के अध्यक्ष से मिलना चाहें, तो इनका एक प्रॉपर है, ऑफिस में, उनके ऑफिस में फोन करें तो वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो सूचना आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगी। जी, एक सिस्टम बना हुआ है, इस पूरे दलित ओबीसी लीडरशिप के पास कोई सिस्टम नहीं है। आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन कोशिश करते रहिए, आपको तेजस्वी यादव से भेंट ही नहीं होगी। एक जर्नलिस्ट के रूप में, जनता तो छोड़ दीजिए, जनता तो अच्छा सर, मैं आपको बता रहा हूँ एक अपना एक्सपीरियंस। एक बिहार के पासमानदा लीडर हैं, उनकी बारे में एक किताब आई थी और मैंने उस किताब को उर्दू में उसकी समीक्षा की थी। वो साहब कहीं मिल गए, मेरी कोई पर्सनल बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं, बहुत सारे मीटिंग और सेमिनार में मैंने उनसे मुलाकात की, लेकिन बहुत ऐसा होता है ना, बहुत जान पहचान उतनी नहीं है, मान लीजिए जैसे आपसे है। तो मैं अभी 2 मिनट उनसे बात ही शुरू की कि कोई साहब बीच में आ गए और बिल्कुल हमारे और उनके बीच में ऐसी दीवार बन गए, जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे ब्लैंक चेक ले रहा था, और वो ब्लैंक चेक का जो पैसा है, वो जो साहब जो दीवार जो खड़े थे, लग रहा था कि वो उनके पास जाने वाला था। तो ये है कि जो लेखक बिना किसी स्वार्थ के आपकी किताब को 200 पेजेस को पढ़ के, 150 पेजेस को पढ़ के, उसकी समीक्षा लिख के उसको कहीं पब्लिश किया, जो जिसके बारे में बहुत सारे लोग जाने, उनसे बात करने के लिए जो बीच के लीडर थे वो धक्का मुक्की कर रहे थे। तो मैं यही कह रहा था, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। हमारे पास अब वक्त नहीं है, 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है। तो देखिए, एक सवाल का टुकड़ा बच चुका है और हमारे एक दोस्त और हमारे सीनियर संजय कुमार जी, जो कि अभी मोतिहारी में प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के, उन्होंने भी आपके लिए सवाल पूछा है कि जेफरलॉट लिखते हैं, सोशियोलॉजिस्ट की जेफरलॉट लिखते हैं कि आजकल रिटर्न ऑफ अपर कास्ट पॉलिटिक्स हो गया है और कहीं ना कहीं ये मंडल पॉलिटिक्स के सामने एक काउंटर रिवोल्यूशन के तौर पे सामने आया है। तो यही बात मैं जो आपसे पूछ रहा था कि एक बहुत सारा इल्जाम लगाया जाता है कि वंशवाद है, तो एक ही जातियों को आगे लेके चला जा रहा है। तो ये कितने कारण हैं इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, और ये जो मुश्किल जो काउंटर रेवोल्यूशन हुआ है उसको समझते हुए आगे क्या करना चाहेंगे और आगे आप क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं, ये इसके बाद हम इस प्रोग्राम को, इस डिस्कशन को खत्म कर मतलब अभी उन्होंने जेफरलेट ने लिखा था और इसको मैं 3-4 बार लिखा हूँ इसको कि कैसे हुआ है वो, और कैसे वो पूरी तरह से प्रतिक्रांतिकारी है। वो पूरा का पूरा ये प्रतिक्रांतिकारी मूव जो है वो शुरू हो गया था
वाजपेयी के समय में। और ये शायद हम इसको ये नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं है, चूंकि हम याद नहीं रखना चाहते कि 96 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, तो आप याद करिए मुरसली मारन जो है उसमें मंत्री बने थे डीएमके की तरफ से, बीजेपी के इसमें। और जिस दिन डीएमके ने सपोर्ट करने की घोषणा की थी, एक उनका आइडियोलॉग है, मैं नाम भूल गया, डीएमके का बड़ा आइडियोलॉग है, वो यूके में कहीं पढ़ाते हैं, तो इंडिया टुडे ने उसका कोट छापा था। उन्होंने कहा था कि आज से पहले फलाना दिन, जिस दिन उसने घोषणा किया डीएमके वालों ने कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, मतलब एनडीए में जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि आज से पहले फलाने तारीख तक डीएमके एक सोशल मूवमेंट थी और आज से एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। कहीं मेरे ये सुपरवाइजर एमएसएस पांडियन तो नहीं थे जी? नहीं, वो नहीं थे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई है डीएमके। तो ये शुरुआत, लेकिन उस समय तक ये था कि प्रतिक्रांतिकारी तो था, लेकिन ये मैं सबसे पहले ये बात बताया था कि वाजपेयी नेहरू के इरा के थे, तो मिनिमम लोक लिहाज था, यहां कोई लोक लिहाज नहीं है। आप घांची जो है, जो मोदी हैं, एक 1983-84 का 5 जन का कोई एडिशन है वो, लेकिन मैंने डायरेक्टली नहीं देखा है। जिस आदमी ने देखा तो उसने बताया था कि आरएसएस की तैयारी थी कि ओबीसी लीडरशिप में हम ये करेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि केशु भाई पटेल के रिजीम में घांची को ओबीसी में डाला गया, जो मोदी। तो और ओबीसी में एक बड़ा सा, अब बिहार में देख लीजिए कि यादव गुंडा लालू, रिटर्न ऑफ लालू यादव इज लाइक डेंजर टू द सोसाइटी और समथिंग, इतनी चीजें। तो ओपिनियन फॉर्म की गई लालू के खिलाफ। लेकिन आज के दिन बिहार की जो क्या स्थिति है, मतलब एक जिसकी हत्या हुई इंडिगो का ये था, एक आदमी को पकड़ा गया है, वो बोल रहा है कि मतलब हम तो थे ही नहीं कुछ भी। हाँ, लेकिन आप इसका आप अंदाजा लगाएं कि लालू के राज को बार बार जंगल राज कहा जा रहा था। आज बिहार में जितनी असुरक्षा है उसके बारे में आप कल्पना करते होंगे, मतलब आप चूंकि आप वहां के हैं, आप जानते हैं, डेली बात होती है। कहीं किसी मीडिया में जंगल राज उसको नहीं कहा जा रहा है। जो दिल्ली में हो रहा है, मतलब जो इस रिजीम में हो रहा है, एक खबरें इस सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसको जंगल राज कहा जाता था। लेकिन आप एक चीज मैं रिमाइंड करा के उसको खत्म करना चाहता हूं कि जिस लालू के रिजीम को जंगल राज कहा जाता था, उस बात को हम एक बात भूल जा रहे हैं कि उस आदमी का सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ था, जुडिशरी उसके खिलाफ था, मीडिया उसके खिलाफ था, थिंक टैंक उसके खिलाफ था। लालू जंगल का राजा हो गया। लेकिन इस आदमी ने जुडिशियरी से लेके ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, कारपोरेट, हर एक चीज पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो देश को सबसे ज्यादा उन्नति में ले जाना प्रधानमंत्री कहलाता है। ये है मीडिया पावर, ये है माइंड को कंट्रोल करना, और इससे ज्यादा माइंड कंट्रोल आज तक कभी नहीं हुआ था। तो जब तक ये लोग अपना थिंक टैंक नहीं बनाएंगे, जब तक ये लोग जनता से, मतलब देखिए पॉलिटिक्स का एकमात्र तरीका है वो, और चूंकि मैं गांधीयन नहीं हूं, मैं मार्क्सिस्ट हूं, लेकिन गांधीयन मोड इस पर मुझे समझ में नहीं आता। गांधी कहते थे कि जब कुछ ना समझ में ना आए तो आम लोगों के बीच रवाना हो जाओ। जब आप आम लोगों के बीच जाना शुरू करेंगे, रास्ता वहां से निकलेगा। लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी, थिंक टैंक बनाना पड़ेगा, मीडिया हाउसेस खड़े करने पड़ेंगे, लोगों को जो पूरी तरह से मोल्ड कर दिया है आरएसएस ने। और मैं बार बार कह रहा हूं कि खतरा बीजेपी नहीं है, खतरा है आरएसएस। आपको आरएसएस से फाइट करना पड़ेगा। और सबसे दुखद ये है कि ये सोशल जस्टिस की फोर्स, उनको सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इनको लगता है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सारी चीजें बदल जाएंगी। उनको ये पता ही नहीं चलता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कई चीज चाहिए। मतलब सत्ता में आने के लिए आपको थिंक टैंक चाहिए, समाज में आपकी उपस्थिति चाहिए, लोगों में अब केजरीवाल के बारे में मेरे बहुत बढ़िया ओपिनियन नहीं है,
लेकिन एक बात तो मैं कहूंगा कि उसने गवर्नेंस का एक नया तरीका दिखाया। 200 यूनिट तक बिजली सबको फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक, ये रिवोल्यूशनरी स्टेप। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूलों में जो किया उसने सुधार, लैप्सेज है वहां, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे जाने लगे। सरकारी स्कूल में आज के दिन किसके बच्चे पढ़ते हैं? तो एक मॉडल आपको खड़ी करनी पड़ेगी। सिर्फ मुख्यमंत्री बनने से किसी का फायदा नहीं है। वो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले 2 4 10 लोग 100 लोग, आप मुख्यमंत्री हैं तो ज्यादा को प्रभावित करेंगे, लेकिन आपको जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं लाएंगे, स्कूल नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, जब तक आप मतलब आम लोगों से नहीं बात करेंगे, आम लोगों के बीच नहीं जाएंगे, आप सोचते रहिए कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे। आपको थिंक टैंक खड़ा करना पड़ेगा, अल्टरनेट मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, और जनता के बीच जाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सर। आप लोग जो लेट से इस डिस्कशन को ज्वाइन किए हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, ट्रांसलेटर श्री जितेंद्र कुमार जी थे, और आज हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक विषयों पे, इनकी जिंदगी के बारे में हमने बात की। और जब हम कंटेम्पररी इश्यूज की बात करेंगे तो 3 चीज की बात होनी ही होनी है। एक जो कि वर्चस्ववादी राजनीति है, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, और एक न्याय की जो राजनीति है, वो सामाजिक न्याय की जो पॉलिटिक्स है। उसके अलावा मीडिया, जिसके जरिए जो ऊपर में बैठे हुए जो लोग हैं अपनी बात दूसरों से मनवाते हैं, वो ताकत का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो ग्रामसी कहते हैं कई बार कि कोर्सन और जोर जबरदस्ती से ही सिर्फ अपनी बात नहीं मनाई जाती है, बल्कि और सारे ऐसे संस्था हैं जो आइडियाज के लेवल पे, विचार के लेवल पे आपको आपके साथ छल करते हैं, और जो हित उनका हित है उसको ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे आपको लगे कि वो आप ही का हित है। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से पहले आप सोचते हैं कि पहले वो जाए मंदिर निर्माण में चला जाए। तो ये कैसे आपको पता चल गया कि मंदिर निर्माण का कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है स्कूल जाने के बजाय? तो इन्हीं बातों को लेके बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही आम और बहुत ही आसान लफ्जों में इन्होंने, जितेंद्र जी ने बहुत सारी बात कही। ये जो लोग इस प्रोग्राम को पूरी तरह से नहीं देख पाए, थोड़ी देर के बाद आप इसे मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे देख सकते हैं, और मैं इसे थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे भी इसे मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे लगता है कि जितेंद्र जी कुछ आखिरी बात कहना चाहते हैं, कुछ बातें उनके दिमाग में अभी आ गई हैं, तो वो सुन लेते हैं और फिर इसके बाद ये जो डिस्कशन होगा वो समाप्त हो जाएगा। जी, ये भाई एक चीज बीच में मैं ये हो गया था, मतलब मैं नहीं कर पाया। देखिए, ये जो इस देश के लिबरल और ये जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनकी हिपोक्रेसी देखिए कि मुलायम सिंह, लालू यादव और बीजेपी के समर्थन के बाद भी मायावती, संविधान को बचाने के लिए मुलायम ने गोलियां चलाई थी। लालू ने दंगे को जिस तरह संविधान को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए उसने गोलियां चलाई, मायावती बीजेपी के साथ समर्थन लेके भी उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन एक भी प्रोग्रेसिव लिबरल फलाने ने उसको सपोर्ट नहीं किया। और एक आदमी, एक पार्टी पूरे देश को विभाजित करना चाह रही है, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है, और आज के दिन उस लिबरलों को लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। ये हिपोक्रेसी है इस देश के लिबरल और सो कॉल्ड सेकुलर की। मैं आज के मुलायम की बात नहीं कर रहा हूं, आज के लालू की बात नहीं कर रहा हूं, और आज की मायावती की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शुरुआती दिनों में उसने संविधान की सुरक्षा के लिए गोलियां तक चलाई, संविधान को बचाया था। लेकिन एक भी राइटअप आप नहीं देखेंगे जब उन्होंने इन लोगों को प्रेज किया। बस ये बताया। जी, जितेंद्र जी, इस इनपुट के लिए और बातों को और समझाने के लिए, अच्छे तरह से रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़ी देर बाद मैं इसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग ये जो एक जो आर्काइव्स है उसमें भी ये सेव हो जाता है। और जो बातें जितेंद्र जी ने जो कही है, अगर कोई मुझसे कहे एक वाक्य में उसको समराइज करने के लिए, तो अगर जितेंद्र जी की अनुमति हो तो मैं उसको समराइज करूं। इनका कहना यह है कि सामाजिक न्याय की राजनीति सिर्फ कुर्सी पा लेने तक नहीं होगी। सामाजिक न्याय की राजनीति जो है, राज्य के या समाज के जो अहम जो गोशे हैं, जो हिस्से हैं, वहां भी अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, सब जगह अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी मकान एक पिलर पे खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको बहुत जबरदस्त वोट भी आ रहे हैं तो आप 5 साल सत्ता में रह सकते हैं, 10 साल रह सकते हैं, लेकिन अगर वो 4 पांव पे अगर कोई गाड़ी या कोई घर या कोई मकान खड़ा नहीं है, तो एक पांव पे कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। और इन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ सारे सामाजिक न्याय की जो राजनीति में जो भी भटकाव आए हैं उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया जितेंद्र जी। हम फिर आपको किसी दिन आपको हम फिर दावत देंगे और फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। बहुत बातें अधूरी रह गई, लेकिन वो अगले डिस्कशन तक के लिए हम उसको मुलतवी कर देते हैं। थैंक यू जितेंद्र जी। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमको बुलाया और अवसर दिया अपनी बात कहने के लिए। और ये बात मैं रेगुलर कहता रहा हूँ। मतलब दिक्कत ये है कि एक जगह नहीं है कि जहाँ ये सारी बात कही जाए, लेकिन इस पर बात करने की बहुत जरूरत है। हर एक आदमी को इस पर सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ कि स्थिति इतनी, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई 30 साल में बड़बड़ा के गिर गई। कभी इस पर सोचना चाहिए। इतनी बड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू।